एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जैनब के दो बच्चे थे और दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट थे। वहीं पर जैनब का देवर वसीम का एक बेटा था, लेकिन बहुत ही बदमाश था। अपने लड़के को इसलिए बिगाड़ रहे थे कि उनका इकलौता बेटा था, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था उस बच्चे को आगे खुद ही अपना जीवन बिताना है। उसकी आदतें सही दिशा में डालें, उसके हर जिद को पूरा ना करें। अगर उसका बाप वसीम अपने बेटे को डांटता भी तो उसकी माँ लड़ पड़ती और जो बच्चा कहता उसकी मनमानी करती। इसी तरह एक दिन इतने अंधे प्यार ने उस बच्चे को बिगाड़ दिया। अब शराब और सिगरेट का आदी बन गया और ये दोनों वसीम और उसकी बीवी हाथ मलते रह गए। वहीं पर उसका बड़ा भाई साबिर के दो बच्चे थे, इतने लायक और समझदार। बेटी ने तो बिल्कुल माँ की कॉपी की और टीचर बन गई, और बेटा भी इंजीनियर है और अच्छे पोस्ट पर है। आज वसीम घर आकर अपनी जैनब भाभी से अपनी विपदा बताकर रोने लगा और कहने लगा, जैनब भाभी, काश मैं भी साबिर भाई की तरह कोई पढ़ी लिखी लड़की देखता और उससे शादी करता जो आपकी तरह अच्छी होती। आज मैं बहुत बुरे हाल में हूँ और बहुत पछता रहा हूँ, और कहीं ना कहीं इन हालतों के जिम्मेदार मेरे माँ बाप भी हैं, जिन्होंने दहेज को बढ़ावा दिया, मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख दिया। मैं क्या करूँ भाभी, मेरा तो जीना हराम हो गया है। काश कि मैं अपने माँ बाप की बातों में ना आता और अपना दिमाग खुद चला लेता। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। आज जैनब को लड़के वाले देखने आए थे। लड़के वालों के जाते ही सारे खानदान वालों ने राहत की सांस ली। आखिरकार सबको अब तसल्ली मिल गई कि चलो अब जैनब की भी शादी हो जाएगी। मेहमानों के जाते ही सबने राहत की सांस ली। सभी खानदान वाले थके हुए थे, पर मन ही मन खुशी से उछल भी रहे थे। जैनब का रोका हो गया था। अशफाक के रिटायरमेंट में सिर्फ 4 महीने बाकी थे, पर उनकी तीसरी बेटी जैनब का रिश्ता कहीं पक्का ही नहीं हो पाया था। जहां देखो नगद रकम, दहेज की लंबी लिस्ट पहले ही तैयार मिलती थी। अशफाक की 4 बेटियां ही थी। उन्हें अपनी बेटियों के पैदा होने का कोई मलाल नहीं था। उन्हें 4 बेटियों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दिलवाई थी, कभी कोई कमी नहीं होने दी थी। बड़ी बेटियों के निकाह में तो लड़के की मांगों को पूरा करते करते उनकी कमर सी टूट गई थी। फिर वह अपना पूरा मकान तुड़वा कर नए तरीके से बनवा रहे थे। उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत थे। जैनब की शादी में अब वे उतना खर्चा करने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। जैनब ने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल में नौकरी करने लगी थी। उसने लड़के वालों के डिमांड को देखकर शादी ना करने की घोषणा भी कर दी थी, परंतु परिवार में कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं था। जब किसी रिश्ते की बात चलती वे कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देती। बार बार ऐसा करने से घर में हमेशा क्लेश रहता था। पापा खाना छोड़कर बाहर निकल जाते, देर रात तक घर आते। मम्मी उसे कोस कोस कर रोती रहती थी। कभी कभी बहनों को बीच बचाव के लिए भी बुलाया जाता, वे भी उसे डांट कर जाती। जैनब को शादी या लड़कों से नफरत नहीं थी। वह शादी के नाम पर लड़के वालों को लूटने खसोटने यानी दहेज, नकदी जैसा प्रथाओं से चिढ़ती थी। आखिर में उसने कहा कि जो लड़का बिना दहेज के शादी करने को तैयार होगा, मेरे योग्य होगा, उससे शादी कर लूँगी। इत्तेफाक से जैनब की इकलौती बुआ ऐसा ही रिश्ता खोज कर ले आई। लड़का सेफ्टी इंजीनियर था, मैनेजर के पद पर था। लड़के वालों को दान दहेज कुछ नहीं चाहिए था, केवल पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की मांगी थी। बस दोनों ओर से रजामंदी हो गई। आज रोका की रस्म भी लड़के ने केवल चांदी की अंगूठी और 501 रुपया का शगुन लिया था। अशफाक ने लड़के के माँ बाप को, भाई बहन को मिठाई के डब्बे देकर विदा किया। उनके जाते ही महफिल जुट गई। जैनब की तीनों बहनें आई हुई थी। बुआ जी थी। बुआ जी तो आज की विशेष मेहमान थी। अभी उनकी तारीफ कर ही रहे थे कि उन्होंने भाई की बड़ी समस्या सुलझा दी थी। लड़का व परिवार भी अच्छा लग रहा था। लड़का मैनेजर था, स्मार्ट भी था। वहाँ पर चाय पी रहे सभी खुश थे, परंतु सबके मन में ये विचार जरूर आ रहे थे कि आज के ज़माने में ऐसे आदर्शवादी लोग भी मिलते हैं जो दहेज के बिना भी शादी करने को तैयार हो जाते हैं। 2 महीने बाद का ही शादी की तारीख तय कर दी गई थी और जैनब का निकाह भी बिल्कुल सुन्नती तरीके से तय की गई थी। जैनब अपने ससुराल जा पहुंची। ससुराल में भी कोई सजावट या दिखावा नहीं था। जैनब ने स्कूल से 1 महीने की छुट्टियां ली थी। उसके पति साबिर ने हनीमून के लिए मसूरी जाने का प्रोग्राम बनाया। जाने से एक दिन पहले साबिर के कुछ दोस्त जो शादी में शामिल नहीं हुए थे घर आ गए। ड्राइंग रूम में हंसी मजाक चल रहा था। जैनब चाय नाश्ता लेकर जा रही थी कि अचानक उसके कानों में एक दोस्त की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह कह रहा था कि यार साबिर, तूने बिना दहेज के शादी करके बड़ी दरिया दिली दिखाई।
ये सुनकर जैनब के कदम पीछे ही रुक गए थे। वह साबिर का जवाब सुनने को आतुर हो उठी। जैनब की आहट से अनजान साबिर जोर से ठहाका लगाकर बोला कि मेरा दिमाग अभी पागल नहीं हुआ है। मैं तुम सब जैसा नहीं हूँ। तुम जैसों से बुद्धि में 4 कदम आगे ही चलाता हूँ। तुम सब दहेज मांगकर ससुराल में अपना इमेज खराब करते हो। वहीं मैंने अपने ससुराल में भी अपनी इज्जत और सम्मान बनाए रखा। सरकारी नौकरी वाली लड़की से शादी करके अपना भविष्य सुरक्षित करने की सोचता हूँ। आगे समझाने लगा, तुम सब मूर्ख हो। एक बार ढेर सारा दहेज लेकर सोचते हो उम्र कट जाएगी। बचपन में पढ़ी है वो कहानी जिसमें हंस लड़के को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल जाती है। उस मूर्ख ने सोचा रोज रोज कौन इंतजार करे, एक ही बार इस मुर्गी का पेट काट कर इसके सारे सोने के अंडे निकाल लूं। और फिर उसने वैसा ही किया। क्या हुआ, मुर्गी भी गई, अंडा भी ना मिला। तुम सब भी उसी मूर्ख लड़के हंस से कम नहीं हो। कहानी याद आई कि नहीं? मैं तो मुर्गी से रोज एक सोने का अंडा लिया करूँगा, समझ लो। मैंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाल ली है। तुम लोगों को ये पता ही है कि सहज पिए सो मीठा होए। पर जहाँ तुम लोग बड़े बड़े घरानों की लड़कियों से शादी कर दहेज के रकम के सपने पूरे करने के पीछे पागल रहते हो, वहीं मैं कुछ और ही सोच रखता था। अब देखो, मेरी बीवी 4 बहनें हैं। माँ बाप के बाद उनके पास जो भी कुछ है वह चारों बहनों को ही मिलेगा। फिर जैनब भी नौकरी करती है, जाने माने प्राइवेट स्कूल में पीजीटी अध्यापक है। समझे कुछ? उसके साथ उसको कमीशन के अनुसार मोटा वेतन और तरह तरह की सुविधाएं मिलती है। मैंने तो जैनब से शादी करके जीवन बीमा करवा लिया है, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी होगा। ऐसा सौदा किया है, वरना दिमाग पागल नहीं हुआ था जो बिना दहेज की शादी करता। मेरे दोस्त भी ठहाका लगाकर हंसने लगे। बोले कि जानते हैं यार, तू कॉलेज के ज़माने से ही पठान बुद्धि का था। हर जगह हिसाब किताब लाभहीन देखता रहता था। फिर सभी के साथ ठहाका लगाने लगा। ये सब सुनकर जैनब का मन खट्टा हो गया। उसकी पठान बुद्धि की आखिर जीत हो गई। वह समझ गई कि हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। जैनब बेमन से चाय नाश्ता देने अंदर गई। कुछ देर पास बैठकर काम के बहाने बाहर निकल आई। वह सोचने लगी, प्यार और अपनापन के चलते हम दोनों मिलकर घर बाहर का खर्चा मिल बांट कर करते तो उसे कभी कोई ऐतराज ना होता। आखिरकार पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू की इसलिए ही आजकल मांग है। पर इस प्रकार चालाकी से, रोब से या बेवकूफ़ बनाकर कोई उसकी कमाई पर हक जमाएगा, ये बात उसे कतई गवारा नहीं था। रात को सिरदर्द का बहाना बनाकर जल्दी सोने का नाटक किया। सोचती रही, उसके माँ बाप बेचारे ऐसा नेक दामाद पाकर कितना खुश हैं। नहीं नहीं, मैं उनका ये भ्रम बनाए रखूंगी। साबिर को मैं ही सबक सिखाऊंगी। मसूरी में उसने नोटिस किया कि बड़े बड़े खर्चे उसी की एटीएम से रुपए निकाल कर हो रहे थे। छोटे मोटे खर्चे वह अपने क्रेडिट कार्ड से करता। घर वालों के लिए तोहफा लेकर वह बहुत खुश था। उसने भी बहाने से उसके पर्स से क्रेडिट कार्ड निकालकर अपने माँ बाप के लिए गर्म शॉल ले लिया। क्रेडिट कार्ड वापस साबिर के पर्स में रख दिया। बातों बातों में साबिर बड़े ही प्यार से उससे उसकी अभी तक की सेविंग, पीएफ, वेतन आदि की जानकारी लेता रहा। जैनब भी सावधान थी, उसने कोई भी जानकारी सही नहीं दी थी। घर लौटकर जैनब ने बड़ी होशियारी से सबके लिए लाए हुए तोहफे उन्हें दिए। साथ में मेरी ओर से कहना नहीं भूली। साबिर चुप रह गया। वह जानता था सब जैनब के पैसों से खरीदा है। सभी जैनब से खुश हो गए। अब जीवन की गाड़ी अपनी रोजमर्रा की पटरी पर आ गई। साबिर का ऑफिस जैनब के स्कूल के आगे ही था। साबिर अगर थोड़ा जल्दी निकल जाए तो जैनब को समय पर स्कूल छोड़कर आगे जा सकता था। वह स्कूटर पर जाता था। जैनब ने जब उसके सामने ये प्रस्ताव रखा तो उसने हामी भर ली। साबिर दूसरे तीसरे दिन जैनब के कार्ड से पेट्रोल के बहाने मनमानी रुपए निकलवा लेता था, पर ले जाने के समय सप्ताह में 3-4 दिन ही ले जा पाता। कोई ना कोई बहाना बना देता। जैनब ने यह भी नोट किया था कि छोटे भाई या बहन को कुछ पैसों की ज़रूरत होती तो वे दोनों चुपके से उससे मांग लेते और कह देते किसी को मत कहना। जैनब अभी नई थी, ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती, पर उसने सोच लिया कि इसका भी कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। 1-2 महीने ऐसे ही गुजर गए। जैनब के ही तनख्वाह से लगभग परिवार का खर्चा चल रहा था। सभी को बचत करने की पड़ी थी। जैनब के ससुर जी अपनी पेंशन से ढेला भी खर्च नहीं करते। यही हाल साबिर का था। राशन, दूध, बिजली, पानी का बिल, फल, सब्जियां सबका भुगतान जैनब करती थी। छोटे मोटे खर्चे साबिर दिखावे के लिए करता। एक दिन जैनब मायके गई
तो उसने अपने अब्बू को कुछ उदास पाया। बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि मकान बनाने पर अनुमान से बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है। अब हालत ये है कि मकान में लकड़ी का काम करवाने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं। बिल्डर ने काम रोक दिया है। जैनब को मन ही मन बहुत दुख हुआ कि जिन माँ बाप ने शिक्षा दिलवाई, कमाने योग्य बनाई, वही आज पैसों की तंगी सहन कर रहे हैं। उदास मन से घर वापस आई थी। महीने के ख़त्म होते ही छुट्टी के दिन जब सवेरे सब फुर्सत से चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, उस समय जैनब ने बड़ी शालीनता और अपनेपन की चाशनी भरी जुबान में कहा, देखिए, कायदे से हमारे घर में 3 जनों की आमदनी आती है। मेरी और साबिर का वेतन और अब्बू जी की पेंशन, पर बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत चिंता होती है। वसीम की पढ़ाई के 2 साल बाकी हैं, शबनम की शादी भी करनी है। ऐसी अपनेपन और जिम्मेदारी वाली बातें कर उसने सबका दिल जीत लिया। आगे खर्च बढ़ेंगे, इसलिए हमें अभी से प्लानिंग करके खर्चा करना चाहिए। आज हम ये देख लेते हैं, इस महीने किसने कम खर्च किया, किसने ज़्यादा। सब अपने द्वारा किए हुए खर्चे का ब्यौरा दे। जिसका खर्चा ज़्यादा हुआ होगा उसे इस महीने राहत दी जाएगी। नए महीने सब बराबर खर्च करेंगे ताकि सबकी थोड़ी बहुत बचत होती रहे, जो भविष्य में होने वाले खर्च में सहायक बने। इसी तरह एक कागज़ पर तीनों ने अपने द्वारा किए खर्चे का ब्यौरा लिखा। जब उस खर्चों को जोर जोर से पढ़ा गया तो सबसे ज़्यादा रकम जैनब की खर्च हुई थी। साबिर के भाई बहन द्वारा किया गया सारा खर्च भी सबके सामने स्पष्ट हो गया। साबिर थोड़ा सा झोंक गया, क्योंकि उसने भी जैनब का बहुत पैसा निकाला था। अगले महीने के लिए सारे खर्च को बराबर बराबर बांट दिया गया। अब जैनब की अच्छी खासी बचत हो जाती थी। वह गुप्त रूप से मायके का मकान बनाने वाले बिल्डर से मिली। कुछ अग्रिम पैसा देकर उसे कहा कि आप मकान का लकड़ी का काम पूरा करिए, मैं समय समय पर भुगतान करने आती रहूँगी। अब्बू को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। 1 महीने के अंदर अंदर घर का लकड़ी का सारा काम हो गया। जैनब ने मकान की सफाई वगैरह करवा कर सारा हिसाब चुकता कर दिया। उसने मकान की चाबी पापा को देकर शिफ्ट होने को कहा। ये सब जानकर अब्बू चकित रह गए। बेचारे जैनब की इस मदद से शर्म से झुके जा रहे थे। जैनब ने इस बात को राज रखने को कहते हुए अब्बू से कहा, आपसे इस मदद के लिए शर्म लज्जा महसूस करने की आवश्यकता नहीं। आपका हमारे ऊपर पूरा हक है, क्योंकि आपने ही हमें इस योग्य बनाया है। जबकि जैनब का शोहर साबिर भी कम न था। उसने बिना दहेज के शादी की थी। मन ही मन जैनब से उसका मुआवजा चाहता था। एक दिन जैनब को उसके एक सहकर्मी से पता चला कि उसने साबिर को कार के शोरूम में कार पसंद करते हुए देखा था। साबिर जैनब के सहकर्मी को पहचानता नहीं था। जैनब को अंदाजा लग गया कि जल्द ही उससे रुपए लेकर साबिर कार खरीदने की योजना बना रहा है। जैनब ने भी एक योजना बना डाली। अपने 2 बुजुर्ग सहकर्मियों को, जो बहुत समझदार अनुभवी थे, अपने साथ लेकर एक नामी कार के शोरूम जा पहुंची। बहुत सोच समझकर उसने एक कार पसंद की। डाउन पेमेंट कर आसान किस्तें बनवा ली। कार उसने अपने नाम से ही खरीदी। कार चलाना उसे कॉलेज के समय से ही आता था। 3-4 दिन उसने सहकर्मी की पुरानी कार से अभ्यास किया। आत्मविश्वास आ जाने पर कार लेकर घर आई। पूरा परिवार देखकर चकित रह गया। जैनब ने कहा, मेरे माँ बाप ने शादी की पहली सालगिरह पर मुझे तोहफा दिया है। साबिर और उसके परिवार को खुशी तो थी, पर कार की मालकिन तो आखिर जैनब ही थी ना। बिना जैनब की इजाज़त के कोई मर्जी से कार नहीं ले जा सकता। जब जैनब ने अपनी 4 साथी टीचरों को, जो जैनब के आसपास रहती थी, उनको एक साथ अपनी कार में स्कूल चलने को राजी कर लिया। उनके द्वारा दी गई धनराशि से वह पेट्रोल डलवाकर बचे हुए रुपए में और रुपए मिलाकर किस्त भरने लगी। साबिर इन बातों से अनजान था। रोज जैनब से गाड़ी चलाने के लिए मिन्नत करता दिखाई देता। जैनब भी मन ही मन मुस्कुराती और एहतियात बरतकर गाड़ी चलाने का आदेश देकर चाबी दे देती। एक दिन जैनब के स्कूल की छुट्टी थी। उसने नोट किया, पूरे घर की कुछ गुप्त बातें चल रही है। उसके रसोई में व्यस्त होने का लाभ उठाया जा रहा था। वह समझ गई कोई बड़ा फैसला ही है जो उससे गुप्त रखा जा रहा है। 2-3 बार उसने वकील को भी घर में आते देखा था। वैसे तो उसे कोई चिंता नहीं थी, पर वह अब साबिर की किसी भी चालाकी भरी योजना का शिकार नहीं बनना चाहती थी। वह ससुराल के प्रति अपने कर्तव्य भी अच्छी तरह से निभा रही थी और उन्हें पूरा भी कर रही थी। वह एकदम नॉर्मल बातचीत करती रही। साबिर ने कार की चाबी मांगी और अपने माँ बाप को कार में बैठाकर कहीं ले गया। दोपहर बाद सब लौटकर साबिर ने भी आज छुट्टी ली हुई थी। शाम को उसके सास ससुर अपने रूटीन के अनुसार पार्क में घूमने गए।
जैनब ने साबिर को कुछ सामान लाने के लिए बहाने से भेजा। घर में इस समय कोई नहीं था। उसने झट से सास के तकिए के नीचे रखी अलमारी की चाबियां निकाली, अलमारी खोल डाली। सामने वही लिफाफा पड़ा था जो उसने ससुर के हाथ में देखा था। कागजात निकालकर उसने जल्दी जल्दी पढ़े, फिर इसी तरह कागजात लिफाफे में डालकर अलमारी में रखकर चाबी वहीं रख दिया और फिर नॉर्मल बनकर काम में लग गई। दरअसल ये पुश्तैनी मकान सास ससुर ने अपनी मृत्यु के बाद साबिर के छोटे भाई बहन के नाम कर दिया था। उन्हें ये विश्वास था साबिर और जैनब समय आने पर नया फ्लैट लेने की औकात रखते थे। कुछ दिनों बाद जैनब को सास ससुर ने बड़े प्यार से बुलाकर कहा, बेटी, ये पुश्तैनी मकान पुराने तरीके से बना हुआ है। हमारा जमाना तो गुजर गया। अब साबिर, वसीम और तुम लोगों को इस तरह के मकान में तंगी आएगी। हम सोच रहे हैं कि इसे तोड़कर नया बनवाया जाए। अगर तुम कुछ लोन ले लो तो ये काम आसान हो जाएगा। अभी तो तुम्हारे सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, नौकरी भी लंबी है, आसानी से किस्तें चुका सकती हो। जैनब समझ गई, उस पर जाल फेंक दिया गया है। उसने कहा, ठीक है अब्बू अम्मी, मैं स्कूल में जाकर पता करती हूँ। 4 दिन बीत गए। उसने अकाउंट विभाग और अनुभवी साथियों से विचार कर जैनब ने घर आकर बताया कि लोन तो मिल जाएगा, पर तभी मिलेगा जब मकान मेरे नाम पर होगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए मुझे मेरे नाम के मकान के कागजात बैंक को अपने पास रखने होंगे ताकि किस्तें ना चुका पाने की हालत पर वे मकान पर कब्जा कर सके। ये नियम तो आप लोगों को मालूम ही होगा। मरते क्या ना करते, मकान को जैनब के नाम पर किया गया। अब जैनब ने लोन लेकर अपने मनपसंद तरीके से मकान को रेनोवेट कराना शुरू कर दिया। 6-7 महीनों में ही पुराना मकान की जगह एक नया मकान खूबसूरत घर तैयार हो गया, जिसकी मकान मालिक जैनब थी। मकान बनने के कुछ दिन के बाद ही एक दिन जैनब की एक सहकर्मी अध्यापिका उसे जल्दी से लेकर आ गई। उसने घर में सबको बताया कि अभी जैनब को अस्पताल से लेकर आ रही है। उसे स्कूल में घबराहट और चक्कर आ रहे थे। वहीं से वे दोनों अस्पताल गई थी। डॉक्टर ने मुआयना कर बताया कि ये किसी बड़े तनाव को झेल रही है, कुछ दिन घर पर आराम करने की सलाह दी गई है। ये बताकर वे चली गई। एक दिन बाद सभी ने जैनब से तनाव के बारे में पूछा। जैनब ने कहा, उसे हर समय लोन का तनाव रहने लगा है। स्कूल में भी छात्राओं को मन लगाकर नहीं पढ़ा पाती। मानसिक तनाव से हर समय सिर दर्द रहता है। प्रिंसिपल के पास मेरी शिकायत भी छात्राओं ने की है। मुझे प्रिंसिपल की ओर से वार्निंग भी मिल चुकी है। इस कारण मैं मानसिक रूप से बहुत चिंतित हूँ और तनावग्रस्त रहने लगी हूँ। मुझे डर है ये लोन का तनाव मेरी नौकरी को न ले डूबे। आजकल स्कूल कॉलेजों में बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। जो पढ़ाने में लापरवाही करे या मनमानी करे उसे सस्पेंड कर देते हैं या किसी दूर दराज की शाखा में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ मूलभूत सुविधाएं भी कठिनाई से मिलती है। मजबूरी में कुछ लोग तो नौकरी छोड़ना बेहतर समझते हैं, जबकि इतने ज़्यादा वेतन देते हैं तो काम भी एकदम बेहतरीन मांगते हैं। ये सुनकर सभी घबरा गए। जैनब ने बड़े ही प्यार से आगे कहा, कुछ महीने में लोन की रकम बढ़ाकर लोन जल्दी से जल्द उतारने की कोशिश करती हूँ। घर खर्च की जिम्मेदारी आप दोनों उठा लें। अगले महीने से सारा घर खर्च ससुर की पेंशन और साबिर के वेतन से चलने लगा। जैनब ने बड़ी होशियारी से खुद को घर खर्च से आज़ाद कर लिया। मन ही मन हंसती रही। उसने कार और मकान का लोन उतारने के लिए स्कूल में ही कुछ ट्यूशन भी ले ली, जिससे उसकी आमदनी बढ़ गई और फिर वे लोन की किस्त की रकम बढ़ाकर लोन उतारने लगी। साबिर ने भी रोज़ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के सपने देखने छोड़ दिए और घर खर्च में तालमेल बिठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने लगा। जैनब भी मन ही मन सोचती कि प्यार, मोहब्बत, सादगी से साबिर उससे सहयोग चाहता तो वो बड़ी खुशी से करने को तैयार थी। पर जहाँ उसने चालाकी मक्कारी से उसे मूर्ख बनाने की कोशिश की, वहाँ तो तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत ही लागू करनी पड़ी। आखिर में साबिर ने ये मोह छोड़ दिया और अपने छोटे भाई वसीम पर भी दबाव बनाने लगा। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए भी लड़की तलाश कर रहे थे, लेकिन साबिर के घर वालों ने अब की बार दोनों हाथों से कान पकड़ लिया था। उनको अब नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए थी, उनको अब घर के कामकाज के लिए नौकरानी चाहिए थी। वसीम की शादी उन लोगों ने कम पढ़ी लिखी लड़की से काफ़ी सारे दहेज लेकर कर दिए थे। वह लड़की ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन साबिर के घर वालों ने दहेज के लालच में उस लड़की से वसीम की शादी कर दी थी। दहेज तो काफ़ी सारा मिल गया था, लेकिन अब समस्या तो यहाँ पर आ रही थी कि वह लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन घर गृहस्थी और लड़ाई झगड़े में नंबर 1 थी। उस लड़की ने आते ही 1 महीने बाद ही अपना चूल्हा चौका अपने पति को लेकर अलग हो गई और जितना दहेज लाई थी
वह भी साथ ले गई और वसीम के साथ अलग घर में रहने लगी। यहाँ साबिर और उसके माँ बाप बहुत परेशान थे और हैरान भी थे। उनको अब पढ़ा लिखा समझदारी का ज्ञान हुआ। इतनी पढ़ी लिखी साबिर की बीवी पिछले 7 सालों से सबका साथ निभा रही थी और बिना लड़ाई झगड़े के वे सब कुछ कर रही थी। ईंट का जवाब ईंट से दे रही थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और दहेज वाली बहू का भी अब परिणाम आ गया था, जहां 1 महीने में ही उसने घर में तांडव मचा दिया था। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताइए कि इस परिवार में साबिर की बीवी और वसीम की बीवी में से कौन समाज को सही दिशा दे सकता है? दहेज वाली कम पढ़ी लिखी लड़की वसीम की बीवी, या फिर पढ़ी लिखी साबिर की बीवी? और इस कहानी में आप लोगों को सबसे अच्छा योगदान किसका लगा? आप लोग ज़रूर बताइए। जन्म के आज 2 बच्चे हो चुके हैं और वह अपने सास ससुर के साथ अपनी नौकरी भी कर रही है। उसका परिवार बहुत खुश है और साबिर का भाई वसीम का भी एक बच्चा हो गया है, लेकिन उसकी बीवी ने उसको नाच नचा रखा है। वसीम की बीवी सिर्फ लोगों को देखकर उसका नकल करती है और खर्च करने में सबसे आगे है। वसीम बस कमा रहा है और अपनी मनचाही खर्च में बहुत परेशान है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।